हेलो एवरीवन, सभी लोगों को नमस्ते और स्वागत है आप सभी का गाइडली पर। माय नेम इज राखी एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग सेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। पहला सेशन हुआ, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत बहुत सारा प्यार मिला एंड आई आस्क्ड यू दैट प्लीज मेंशन योर प्रॉब्लम्स, समथिंग व्हिच इज ट्रबलिंग यू। जब आप अपनी राइटिंग करते हो, जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हो एंड यू हैव रिटन plenty of problems and that's what I wanted actually। मैंने आपसे कहा था कि अपनी हर एक प्रॉब्लम को लिख दो, जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, क्योंकि आगे के जितने भी सेशंस है ना, वो सारे के सारे आप ही के लिए हैं। हमारा मोटिव क्या है कि हमें डिस्क्रिप्टिव में मैक्सिमम स्कोर करना है और मैक्सिमम स्कोर करने के लिए मेहनत भी कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये जो सेशन है ये स्पेशली डेडिकेटेडली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए है, चाहे आईबीपीएस पीओ हो या चाहे एसबीआई पीओ हो। इन दोनों में ही आपकी अपकमिंग एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और जहां पर रोल इंपॉर्टेंट होता है वहां पर मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, राइट। इसीलिए क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे सारी ओवरऑल प्रॉब्लम्स की। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि 100% मार्क्स स्कोर कैसे होंगे मैम, है ना। तो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले आप उस स्ट्रैटेजी को सुनोगे। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है आपके लिए, गाइडली के द्वारा और मेरे द्वारा। इन सभी के सभी सेशंस में मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं और बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किए हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले हैं, लुक एट देम। प्रॉब्लम ऐसे राइटिंग में मेनली होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट चाहिए याद करने के लिए, ऐसे में सेंटेंसेस फ्रेम नहीं होते हैं। कार्तिक कहते हैं कि लेटर राइटिंग नहीं आता है, प्लीज कोई सेशन ले लो। अक्षय कहते हैं कि ऐसे के टॉपिक्स बता दो मैम। शुभम कहते हैं सेंटेंस फ्रेम नहीं होता है, इसलिए ऐसे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। एग्जाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डिस्क्रिप्टिव में प्रॉब्लम ये है कि हिंदी मीडियम से पास आउट हो और इतने सारे वर्ड्स बनाने नहीं आते हैं। तो मैं भी बता दूं कि मैं भी हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ एंड एक्चुअली दिस थिंग डजंट मैटर। अगर आप हिंदी मीडियम से पास आउट हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाई गई है, हमें इंग्लिश भी पढ़ाई गई है। बट कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी कि करना क्या है। Subhash says that please take sessions in English. So, Subhash, right now most of the students prefer on this channel, they prefer bilingual sessions. So I have made all the sessions bilingual. But I really believe that you will get everything because the content will be in English only. And I have written everything which I have said, that is written in the notes. So you can get everything easily. Don't worry about that. डेली क्लास ऑल राइट। ऐसे राइटिंग कैसे लिखो, कुछ समझ नहीं आता, आपके दिमाग में बहुत सारी टेंशन चल रही है। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लो, फटाफट से लो, मेरे साथ लो जल्दी से। ले ली और अपने दिमाग को एकदम शांत करो और मुझ पे ट्रस्ट करो। हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे और जब हम सब कुछ पढ़ेंगे तो सब कुछ वहीं से ही आएगा, ठीक है। एक छोटी सी चीज है जो मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहती हूँ। डिस्क्रिप्टिव में कंटेंट बहुत सारा है जो हमें पढ़ना है और हमारे पास टाइम ज्यादा है नहीं। तो आप लोगों के लिए मैंने कुछ स्पेशल भी किया है और आपके लिए पूरा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का कोर्स भी मैं लेकर आई हूँ, जिसमें 30 से ज्यादा रिकॉर्डेड सेशंस है, वो भी बहुत अच्छे सेशंस है। लाइक आई हैव गिवन माय बेस्ट, आपको खुद देखना होगा। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, यूआईआईसीएओ, इन सारी मेंस एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर्ड है, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी हैं। इसके अलावा ऐसे के हर पार्ट को मैंने डिटेल में समझाया है, अलग अलग वीडियोस हैं। इंट्रोडक्शन के वीडियोस अलग हैं, बॉडी पैराग्राफ कैसे बनाते हैं ये अलग है, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं ये अलग है, ट्रांजिशन कैसे करते हैं ये भी है, कौन कौन से वर्ड्स लिखने हैं, कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी है ये भी है। इसके अलावा प्रैक्टिस के टॉपिक भी हैं और पूरे पूरे एसेज मैंने बना के आप लोगों के लिए पढ़े हैं उसमें। ये सब कुछ डिटेल में इस कोर्स के अंदर है। सिमिलरली विद राइटर, विद लेटर, दोनों तरीके के लेटर्स, इनफॉर्मल, फॉर्मल, उनका फॉर्मेट, उनका स्ट्रक्चर, कितना टाइम देना है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं डिडक्ट होगा अगर हर बात को फॉलो किया तो। और सेशंस ऐसे हैं कि आपको मतलब पूरे उदाहरण, पूरे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे तो चीजें आपको लास्ट तक अच्छे से याद हो जाएंगी। जिसको सेंटेंस फॉर्म करना नहीं आ रहा ना, स्ट्रक्चर नहीं करना रहा है, पूरे पूरे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर करके मैंने दिए हैं, बस आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ग्रामर और वोकैब को कैसे इसमें सुधारना है, क्या टिप्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, सब कुछ है।
ओनली इन 399। इस पे भी एक्स्ट्रा 12% का ऑफ है अगर आप कोड राइटिंग लगाते हो तो। प्लीज जरूर कोड लगाइए, इसको ले लो जाके, एंड आई बिलीव, आई प्रॉमिस कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, हर सेशन में मैं आपसे बोलूंगी कि प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए ये छोटा सा आपका पैक है जिसमें आपके लिए 25 सेट्स हैं। IBPS PO मेंस 10 सेट हैं, UIIC AO मेंस के लिए। तो सभी एग्जाम्स की प्रैक्टिस करने के लिए ये आपके पास है, 12% का डिस्काउंट है, राइटिंग कोड आपको लगाना है। अब बात करते हैं अपने कंटेंट के बारे में। चलिए सबसे पहले ना ये समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है क्या। ठीक है, पहले ये समझिए कि जो एग्जामिनर है ना, वो एग्जाम किस को लेके आपसे कुछ डिमांड्स हैं, कुछ उसके वांट्स हैं जो आपसे चाहता है। ये क्या है? ये है कि इफ दे आर चूजिंग यू एज अ पीओ, आप एक पीओ बनने जा रहे हो, ठीक है, तो पीओ रैंक पे एटलीस्ट आप इतने समझदार होने चाहिए, एटलीस्ट आपकी जो बातें हैं वो इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप किसी भी काम को समझ भी सके और किसी को काम समझा भी सके। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन को जो पास करना होता है, दैट आइडियाज यहाँ से वहां, वहां से यहाँ आ रहे हैं, ये एकदम क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होने चाहिए। ठीक है, अब इसका फोकस क्या होता है? इसका फोकस ये होता है कि अगर आपसे ये पूछा गया है कि विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी के ऊपर कुछ लिखिए, तो आपको दोनों चीजों के बारे में बात करनी है। आपको जहां पर विमेन एम्पावरमेंट को भी रखना है, तो आपको जेंडर इक्वलिटी के बारे में भी बात करनी है और दोनों को रिलेट भी करना है। और जितना आपसे पूछा जाए उसी के इर्द गिर्द आपको रहना भी है। तो इसलिए एग्जामिनर आपसे चाहते हैं कि आप किसी टॉपिक पे अगर आपको बोला जाए तो एटलीस्ट आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सको। अगर बात करें तो दो ही चीजें हमसे पूछी जाती हैं, एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। अगर इसमें से सबसे पहले एसे राइटिंग को लेते हैं तो आपको टॉपिक मिलेगा जिसके बारे में आपको लिखना है। ये जो आपके टॉपिक्स होंगे या तो बैंकिंग से रिलेटेड होंगे, करंट इश्यूज हो सकते हैं, या फिर ये जनरल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए हमारे ऐसे को हम हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है? जो भी टॉपिक हमसे पूछा जाएगा हम उसको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आप में से काफी लोगों ने कहा है कि मैम सेंटेंसेस ना स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, तो क्यों ना हम सबसे पहले ना पॉइंट वाइज प्रैक्टिस करके देखते हैं। मैं आपसे बोलूं कि आप ना मुझे 5 AI के बेनिफिट्स लिख के दीजिए, तो आपका काम है, ये होमवर्क रहेगा इस वीडियो के कमेंट में, प्लीज इसको आप जरूर रखिएगा। पहले आप टाइप कीजिएगा, कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट कर देना। 5 AI के एडवांटेजेस आपको लिखने हैं। आप अभी इसे पैराग्राफ में मत लिखो, आप इसे पॉइंटर्स में लिखो। ठीक है, ऐसे आप में से जिसको सेंटेंस फॉर्म करने में प्रॉब्लम नहीं है वो पैराग्राफ में लिखो। 5 पॉइंट्स आपने लिख दिए, ये हमारे बॉडी वाले पार्ट में आएंगे। इंट्रोडक्शन में हमेशा छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है, ज्यादा डिटेल नहीं होता है। बॉडी में हमारे ऐसे का मेन आइडिया होता है। एंड देन हम बात करते हैं कंक्लूजन की, जिसमें हमने जो भी यहाँ और यहाँ लिखा है ना, हम उसे समराइज कर देते हैं। ये हमारा ऐसे होता है। अगर AI की बात करो तो अच्छा भी है, बुरा भी है। और अच्छा इसलिए है क्योंकि लोगों के लिए बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, फायदा हो रहा है। नुकसान कहीं ना कहीं ये है कि इससे बहुत सारे जो जॉब्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। जो एक ट्रेडिशनल मेथड है काम करने का वो खत्म हो रहा है, जो बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड नहीं है, जो टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा अच्छे से अभी जिन्होंने यू नो आप कह सकते हैं कि उसकी अभी आदत नहीं डली है, उसकी अभी वो अकस्टम नहीं हुए हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अकस्टम्ड होने में प्रॉब्लम है, तो उनको ये चीज ड्रॉबैक नजर आएगा। तो दोनों ही चीजें हैं इसके लिए। तो जब हम कोई भी ऐसे लिखते हैं, हमेशा टॉपिक के बारे में सोचना है, उससे जुड़े हुए क्या मेरे रफ पॉइंट्स हो सकते हैं, उन्हीं रफ पॉइंट्स के बारे में मुझे लिखना है। ठीक है, लेटर राइटिंग की बात करेंगे तो आपको या तो फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर के लिए बोला जाएगा। अगर आपका लेटर फॉर्मल है तो इसका फॉर्मेट बहुत बहुत जरूरी है और ये प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर हमारा लेटर इनफॉर्मल है तो ये थोड़ा सा पर्सनल टच के साथ लिखा जा सकता है, बट यहाँ पर भी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी कैजुअल चल सकती है, ज्यादा नहीं। राइट, अगर बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की तो IBPS में 25 मार्क्स, वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स फॉर एसे एंड 150 वर्ड्स फॉर लेटर। SBI PO के डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 50 मार्क्स हैं और जो वर्ड लिमिट है वो यहाँ पर सेम है। 250 लेटर्स का ऐसे है,
डेली हमें प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ही एग्जाम में जाने तक बिल्कुल आदत इस चीज की बन चुकी होगी। दोनों के लिए आपको 30 मिनट्स मिला के मिलेंगे, मतलब दोनों को आपको 30 मिनट्स में करना है। तो अगर देखा जाए तो दोनों में आपको 400 वर्ड्स 30 मिनट्स में लिखने हैं। डेली इतना लिखने की प्रैक्टिस बनाइए ताकि एग्जाम में जाके आपके हाथों में दर्द ना हो, आप टायर्ड फील ना करो। अगर बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की तो प्लीज अटेंशन अटेंशन, ध्यान से देखिएगा इस चीज को आप लोग। जो हमारी स्पेलिंग और पंक्चुएशन है वो 20% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों अभी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, ये वो छोटी छोटी सी एरर्स हैं जिन पे ध्यान नहीं जाता, लेकिन इन पे अच्छे खासे नंबर कट जाते हैं। ग्रामर 20% है। तो ग्रामर के जो रूल्स हैं, जो क्लासेस आपको ग्रामर की अभी तक पढ़ाई हैं चैनल पर, उन सभी को एक बार सारे रूल्स जरूर देखो कि आप सही वर्ब लगा रहे हो नहीं, आप सही प्रेपोजिशन जानते हो कि नहीं। आपको लिखना था ऑन, एक आपको डेट गिवन है, आपने लिख दिया एट। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कौन डिटेक्ट करेगा? एआई सिस्टम। 40% होता है कंटेंट का, कंटेंट रेलेवेंट है कि नहीं है, जो पूछा गया है क्या आप उसी बारे में बात कर रहे हो कि नहीं, स्ट्रक्चर पर्टिकुलर है कि नहीं है, एंड वर्ड लिमिट के विद इन रह के आपने लिखा कि नहीं लिखा। दिस इज ऑल योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। हर चीज का ख्याल रखना है, कोई भी चीज को टू मच या किसी भी चीज को इग्नोर इनमें से नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्टिव में एक्सेल करने के लिए, डिस्क्रिप्टिव में बढ़िया करने के लिए टाइम मैनेजमेंट इज अ की। आई हैव मेड सेपरेट वीडियोस ऑन टाइम मैनेजमेंट कि एसेज के टाइम को कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें और लेटर के टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। इन पे मैंने पूरी वीडियोस बनाई हैं, हर एक पार्ट पे वीडियो बनाई है। बॉडी को कितना टाइम देंगे, इंट्रोडक्शन को कितना टाइम देंगे, कंक्लूजन को कितना टाइम देंगे, फॉर्मेटिंग एस लेटर की कितने टाइम में जानी चाहिए। तो ऐसे के लिए टाइम मिलेगा 15 मिनट और 10 मिनट मिलेंगे आपको लेटर के लिए। बाकी के 5 मिनट कहाँ जाएंगे? बाकी के 5 मिनट जाएंगे ऐसे एंड लेटर के एवेल्युएशन के लिए। आप चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, ग्रामर सही है, पंक्चुएशन सही है, वो जो वर्ड्स लिखे हैं स्पेलिंग सही है, और स्ट्रक्चर में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। ये है हमारा टाइम मैनेजमेंट पूरे के पूरे एग्जाम के लिए। स्पीड इज अ की हियर, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपको, तो आपको मिलेंगे पूरे 30 मिनट्स। पूरे 30 मिनट्स में कितने वर्ड्स लिखने हैं? आपको 400 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। और 400 वर्ड्स के साथ इसमें 5 मिनट का आपको रिव्यू भी है। तो इसका मतलब आपके पास में राइटिंग के लिए सिर्फ 25 ही मिनट्स है। सॉरी। तो क्या स्पीड होनी चाहिए? 30 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम, और अगर इससे ज्यादा है तो और भी अच्छी बात है। इस स्पीड पे आपको काम करना है। अगर इस स्पीड को मेंटेन हम नहीं कर पा रहे तो हमको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया था, वहां से प्रैक्टिस करेंगे। और टाइपिंग स्पीड के लिए ये की बार जैसी एक ऐप है, ऐसी और भी एप्स हैं। किसी भी ऐप का यूज करके आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से करोगे। टाइपिंग स्पीड बहुत बहुत मैटर करती है। प्लीज इसके लिए ये मत सोचिए कि जब एग्जाम आएगा उस टाइम पे कर लेंगे, यही टाइम है, अभी से करना है। मोस्टली जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं वो इवेलुएट होते हैं एआई सिस्टम्स के द्वारा। एआई सिस्टम्स जब मशीन चेक्स करती हैं तो ये इजीली डिटेक्ट कर लेती हैं आपके स्पेलिंग एरर्स को आराम से, और आपके ग्रामेटिकल एरर्स को। अगर आपने सेंटेंस बनाया है वहां पर गलत ग्रामर का यूज किया है, गलत पंक्चुएशन का यूज किया है, तो ये इजीली समझ लेते हैं। और एक और बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ा मिथ ये है, पता नहीं क्यों लगता है लोगों को कि बहुत डिफिकल्ट बड़े बड़े से वर्ड्स लिखते हैं, बहुत वर्डी कर देते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग है बेटा ये बात। कोई भी जरूरी नहीं है यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और लेंथी सेंटेंसेस टू इम्प्रेस वांट हेल्प। देयर इज नो पर्सन हु इज चेकिंग योर एसे, हु इज चेकिंग योर लेटर। इट इज जस्ट अ मशीन, एंड मशीन को फर्क नहीं पड़ता है दैट हाउ बिग और हाउ लेंथी और हाउ डिफिकल्ट वर्ड्स यू यूज इन योर राइटिंग। मशीन विल इजीली डिटेक्ट योर एरर्स जिनसे आपको बचना है। सो सिंप्लिसिटी एंड एक्यूरेसी मैटर द मोस्ट। प्लीज इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि जितना सिंपल होगा, जितना रेलेवेंट होगा और जितना एक्यूरेट होगा, उतने ही मार्क्स हमारे अच्छे आएंगे। राइट? हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, हमें बस वो लिखना है जो हमसे पूछा गया है।
मशीन माइंड कॉन्सेप्ट, हाउ एआई थिंक्स। तो जैसा मैंने बताया, ग्रामर बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे, पंक्चुएशन तुरंत पकड़ी जाएगी, और सिंपल वोकैबुलरी आपको प्रायोरिटी पे रखनी है क्योंकि वो वर्ड्स इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। टॉपिक पर स्टिक रहिएगा। क्या होता है जब एआई टॉपिक्स को चेक करता है, तो वो ना वर्ड्स वहां पर फीड किए जाते हैं, एक कंटेंट वहां पर ऑलरेडी डाला जाता है। तो इसीलिए कोई भी अगर इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी ना, तो एआई उसको फ्लैग कर देगा। सपोज हमने कोई भी ऐसा पॉइंट बनाया जो हमारे कंटेंट के किसी भी वर्ड से मैच नहीं किया, तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, फ्लैग हो जाएगा। जितनी ज्यादा फ्लैग होंगे उतनी ज्यादा हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि इजीली एआई उनको क्लियरली समझ सके। टॉपिक पर स्टिक रहना है। एक कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर जरूर चेक होगा, चाहे वो ऐसे हो या चाहे वो लेटर हो। लेटर में स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो लेटर में ध्यान रखिएगा कोई भी फॉर्मेट की एरर नहीं करनी है। रिडंडेंसी नहीं करेंगे, बार बार वर्ड्स को रिपीट नहीं करेंगे, या बार बार ये नहीं करेंगे कि एक ही चीज को बार बार समझा रहे हैं बट अलग अलग अंदाज में, ऐसा नहीं है। तो आइडिया या फ्रेजेस को बार बार हम लोग रिफ्रेज नहीं करेंगे। एंड वर्ड काउंट तो डेफिनेटली सबसे पहले एआई चेक करेगा। देखो, अब आपकी ऐसे राइटिंग को लेके बहुत सारे डाउट्स है ना। इंट्रोडक्शन बनाया हम लोगों ने, एक शॉर्ट और कंसाइज हमने इंट्रोडक्शन बताया, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, और लास्ट में हमने ये लिख दिया कि इस टॉपिक के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब यहाँ से ना रीडर को पता चल गया कि ठीक है, यही टॉपिक्स हैं जो आगे बताए जाएंगे। अब उन टॉपिक्स को आपने 2 से 3 बॉडी पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दिया, वर्ड लिमिट को ध्यान रखते हुए। अगर हमारा पैराग्राफ नंबर 1 में काफी वर्ड्स हैं, पैराग्राफ नंबर 2 में काफी वर्ड्स हैं, तो हमें तीसरे पैराग्राफ पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ छोटे बने हैं तो आप थर्ड पैराग्राफ पे जा सकते हो। एंड देन कंक्लूजन के लिए भी आपको 2 लाइंस के आसपास रखने पड़ेंगे। कंक्लूजन में कुछ नहीं करना, जो आइडिया है उसको सम अप करना है, उसको समराइज करना है, एंड यू नीड टू से कि ऊपर आपने किन चीजों के बारे में चर्चा की है। जो ऐसे होता है वो कुछ ऐसा होता है, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, ब्रीफली यू इंट्रोड्यूस द टॉपिक इन 2 to 3 sentences and you give the reader an overview what you will discuss further. Then body paragraph 3 parts या 2 parts में हो सकते हैं, and then you summarize the main idea of your essay in a concise manner, reinforcing the key points you have made. लेटर राइटिंग, फॉर्मल अगर लेटर है तो ये जो फॉर्मेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको डिटेल में भी मैं आपसे बात करूंगी। आज का सेशन स्ट्रैटेजी बेस्ड ज्यादा है, तो एक कॉमन स्ट्रैटेजी एक नोटबुक पे लिख लेते हैं। फॉर्मल लेटर में सेंडर का एड्रेस होता है, डेट होती है, रिसिपिएंट का एड्रेस होता है जिसे आप भेज रहे हैं, सब्जेक्ट होता है, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर जो भी मेन कंटेंट है, क्लोजिंग होती है, एंड सिग्नेचर होता है। इसके नीचे आपका नाम होता है, और जितने भी नाम और एड्रेस हम लेते हैं वो सभी काल्पनिक होते हैं, उनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है, राइट। इस पर पूरी डिटेल वीडियो बनाई है मैंने, और साथ में जो यूट्यूब सेशंस भी लूंगी वहां पर भी मैं इसे डिस्कस करूंगी। इन दोनों ही सेशंस को मिला के आपका जो कंटेंट रेडी होगा वो एक फुल प्रूफ प्लान के साथ है, राइट। चलिए, अभी जब इनफॉर्मल में आते हैं ना, तो यहाँ से कुछ चीजें हट जाती हैं। क्या क्या हटता है? यहाँ से एक तो हमारा जो रिसीवर का एड्रेस है, रिसिपिएंट एड्रेस है, वो हट गया। रिसीवर को यहाँ पर एड्रेस नहीं जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कि ये लेटर क्यों लिखा गया है, ये भी यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर किसी को विश करने के लिए, किसी चीज को रिक्वेस्ट करने के लिए होते हैं, कंग्रेचुलेट करने के लिए होते हैं, या जनरल वेलबींग को पूछने के लिए होते हैं। इसलिए यहाँ पर रिसिपिएंट का एड्रेस और सब्जेक्ट की लाइन मैटर नहीं करती है। ब्लॉक फॉर्मेट, जो ब्लॉक फॉर्मेट है वो फॉर्मल लेटर्स के लिए यूज करते हैं, इसलिए आप या तो ब्लॉक फॉर्मेट यूज करेंगे या फिर सेमी ब्लॉक फॉर्मेट का यूज करेंगे। किसके लिए? ओनली फॉर इनफॉर्मल लेटर्स। बट इनफॉर्मल लेटर्स ऑफन यूज सेमी ब्लॉक फॉर्मेट्स, जहां पर जो पैराग्राफ्स होते हैं वो आपको दिए जाएंगे ज्यादा पर्सनल और रिलैक्स्ड फील के लिए। जो हमारा ब्लॉक फॉर्मेट होता है ना, ये क्या होता है? ये एक लेटर का लेआउट होता है, जहां पर सारे के सारे टेक्स्ट प्रॉपरली लेफ्ट साइड में अलाइन होते हैं और मार्जिन के साथ होते हैं।
एंड जो पैराग्राफ्स होते हैं वो स्पेसेस लाइन बाय लाइन सेपरेटेड होते हैं। जैसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखा, सब्जेक्ट आया एंड देन यहाँ पर आपका मैटर आया एंड देन हमारा सैल्यूटेशन एंड सिग्नेचर। हमारा जो लेटर है वो कैसा दिखना चाहिए, एकदम प्रोफेशनल एंड नीट। इट शुड बी इजी टू रीड एंड फॉलो, और ये वाइडली एक्सेप्टेड होता है बिजनेस एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के लिए। कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखो, रिसिपिएंट एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग, सिग्नेचर, डेट, सेंडर्स एड्रेस। So sorry guys, I'm little under the weather. ये मौसम ही यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि दिन में गर्मी है और सुबह शाम बहुत ठंड है। देखो यहाँ देखो, सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसिपिएंट्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन एंड बॉडी। यहाँ देखो, ये है आपका ब्लॉक फॉर्मेट। ये क्या है, हमारा ब्लॉक फॉर्मेट, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। ये है ब्लॉक फॉर्मेट जो कि हमसे एक्सपेक्टेड होता है। क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग नहीं करेंगे, ध्यान से देखो, ये मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। सेकेंड, जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है, कहीं पे गैप है कहीं पे नहीं है, ये मिस्टेक हम लोग नहीं करेंगे। हमें इस तरीके से लिखना है, सेंडर का एड्रेस, गैप, डेट, गैप, रिसिपिएंट एड्रेस, नो गैप, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर। सब कुछ कैसे चल रहा है, सब कुछ हमारा लेफ्ट साइड पे चल रहा है। दिस इज व्हाट शुड बी द योर लेटर्स वे, इसे हम बोलते हैं ब्लॉक फॉर्मेट। यहाँ देखो, एक पूरा का पूरा आपके लिए एग्जाम्पल है। 123 XYZ स्ट्रीट, मुंबई, दिस एड्रेस, 23rd October, द बैंक मैनेजर ABC ब्रांच, मेन ब्रांच मुंबई। रिक्वेस्ट आपने सब्जेक्ट में ये किया, डियर सर मैम, आपने पूरा यहाँ कंटेंट लिखा, बॉडी, एंड देन योर फेथफुली एंड देन योर नेम। अगेन आपको रियल नेम या रियल एड्रेस यहाँ पर नहीं लिखना है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सब क्लियर है? नोट कर रहे हो ना आप लोग? नोट कर रहे हो या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ये बताओ। अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो प्लीज इनको तैयार जरूर कर लेना। हम लाखों स्क्रीनशॉट्स लेते हैं बट उनको प्रिपेयर करना भूल जाते हैं, ठीक है? तो ज्यादा स्क्रीनशॉट्स ना लेके कॉपी पेन का यूज करो, ट्रेडिशनल मेथड ज्यादा अच्छा है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा ना क्या करेंगे, हमेशा फॉर्मल लेटर्स को चूज करेंगे एग्जाम में, ठीक है? फॉर्मल लेटर्स को हम क्यों चूज करेंगे, क्योंकि ये हमेशा बेस्ट चॉइस होते हैं। एक तो देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर एकदम फिक्स रहेगा, आपको चॉइस तो मिलेगी, हमारा स्ट्रक्चर फिक्स रहेगा। आपको पता है आपको सेंडर का एड्रेस लगाना है, डेट लगानी है, रिसीवर का एड्रेस, रिसिपिएंट का एड्रेस है। ये इजी है याद करने के लिए और इसको रेप्लिकेट करने के लिए। प्रेडिक्टेबल सा कंटेंट होता है, आपको पता है कि आपको क्या लिखना है, तो कोई भी नई चीज यहाँ पर आएगी नहीं। और बेसिकली या तो एडिटर को लिखना है, बैंक मैनेजर को लिखना है, तो मोस्टली इसी बारे में हमारा लेटर होता है। और यहाँ पर ना ज्यादा पोटेंशियल होता है स्कोर करने, क्योंकि जो की एलिमेंट्स, जो चीजें यहाँ पे चेक होती है ना, वो मोस्टली फॉर्मेट होता है। और अगर आपने फॉर्मेट सही लिख दिया तो आपको यहाँ पर मार्क्स ज्यादा मिलने की संभावना होती है। प्रोफेशनल टोन रहेगा और फॉर्मल लैंग्वेज होती है, ईजी होती है मेंटेन करने के लिए। तो आप आराम से कैजुअल मिस्टेक्स यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो और फॉर्मल राइटिंग में आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। आपका टाइम बचेगा, क्योंकि एक क्लियर फॉर्मेट में जब जाता है ना ऐसे, तो आपका लेटर, तो उसमें ना वर्ड भी थोड़े से ज्यादा कवर हो जाते हैं। क्योंकि देखो दो चीजें बढ़ जाती हैं, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बढ़ जाता है और दूसरा आपका रेसिपिएंट का एड्रेस, तो आपके वर्ड्स तो सारे काउंट ही होते हैं और आराम से आप रिव्यू भी से कर सकते हैं। और एआई इवैल्यूएशन फ्रेंडली होता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो क्या करता है, वो फॉर्मेट को चेक कर लेता है और वहां पर ज्यादा एरर्स नहीं होती हैं। तो इसलिए ये आपको एडवाइज है कि आप क्या करें, आप फॉर्मल लेटर को पिक करें, ठीक है? एसेज में क्या करेंगे, देखो जैसे एक ऐसे आपके सामने है, मैं आपको इसे पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। ये ऐसे है, इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ऑन इंडिया। द रशिया यूक्रेन वॉर, which began in 2022, has had significant global implications with ripple effect reaching economies worldwide, including India. As the conflict continues, India's strategic, economic, and geopolitical interests have been impacted in various ways. This is what our introduction should look like. बिल्कुल परफेक्ट है।
आपसे पूछा इम्पैक्ट क्या है, तो शुरू में बता दीजिए कि हाँ इम्पैक्ट्स आए हैं, क्योंकि हमें इंडिया का बताना है तो हमने शुरू में ही बता दिया कि वर्ल्ड वाइड तो आए बट इंडिया पर भी आए, राइट, इंक्लूडिंग इंडिया। लेट्स टॉक अबाउट इट। आपने लास्ट में बोला है कि वेरियस वेज, इसका मतलब है रीडर को यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड है कि अब आप कुछ वेज के बारे में बात करोगे। हमेशा ध्यान रखें, जिन चीजों को आपने इंट्रोडक्शन में दिया है कि आप इन चीजों के बारे में बात करेंगे, हमेशा उन पर स्टिक रहें। One of the most immediate effects has been on energy prices. India, being heavily reliant on oil imports, has felt the brunt of global energy price hikes. हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम बताई विच इज ऑयल, है ना, ऑयल इम्पोर्ट है। क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है, प्राइसेस सर्ज ड्यू टू डिसरप्शंस इन रशियन ऑयल सप्लाईज, डायरेक्टली अफेक्टिंग इन्फ्लेशन एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इंडिया। अब इस वजह से क्या हुआ, लाइक ऑयल के प्राइसेस में चेंज आया, महंगाई हुई और उसका जो रहना सहना है, कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है वो भी यहाँ पर बढ़ा, चेंज हुआ। The Indian government had to strike a delicate balance between securing affordable energy and maintaining its diplomatic stance on the conflict. हमें अपने लिए एक ऐसा सोर्स भी ढूंढना पड़ा, एक अफोर्डेबल एनर्जी, साथ में वो बैलेंस भी ढूंढना पड़ा, साथ ही साथ हमें डिप्लोमेटिक स्टेंस भी देखना पड़ा, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हम अपने रिलेशनशिप्स खराब नहीं कर सकते। तो उस चीज को यहाँ पर हमने एक बैलेंसिंग वर्ड के साथ में रख दिया। सेकेंड अपना पैराग्राफ शुरू करते हैं। The war has also created challenges for India's trade and supply chains. एक रीजन आपने पहले पैराग्राफ में मेंशन किया, दूसरा रीजन हम सेकेंड पैराग्राफ में मेंशन कर रहे हैं। Ukraine and Russia are key exporters of commodities like wheat and sunflower oil, and disruptions in these supplies have led to price increase and shortages in India. Similarly, with different products, we have faced the similar issues. To mitigate this, इसको सूद करने के लिए, इसको कम करने के लिए, India has explored new trade routes and diversified its import sources. हमने क्या किया, हमने different trade routes लिए और हमने ट्राई किया कि हम अपने इम्पोर्ट सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर दें। तो हमने साथ साथ प्रॉब्लम्स प्लस उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया गया वो भी हमने साथ साथ यहाँ पे लिखा, ताकि हमें कंटेंट की कमी ना पड़े। On the diplomatic front, India has faced the complex task of navigating internal relations while maintaining strong ties with Russia. A long-time ally, India has had to carefully manage its relationship with the West, which has imposed sanctions on Russia. This balancing act reflects India's desire to preserve its strategic autonomy. एंड लास्ट में हम लोगों ने इसको फिनिश किया किसके साथ में, कि हमने इन दोनों प्रॉब्लम्स को देखते हुए क्या किया, अपने थर्ड पैराग्राफ में इन दोनों को हमने फिनिश किया कि हमने साथ ही साथ में अपने रिलेशनशिप्स पे भी काम किया है। अब करते हैं अपने इन सब चीजों को कंक्लूड। तो कंक्लूड करने के लिए रशिया यूक्रेन वॉर ने बहुत सारे चैलेंजेस हमें दिए हैं, दो चैलेंजेस भी दिए हैं दो, एंड हमें अपॉर्चुनिटीज भी दिए हैं। तो हमने यहाँ पर दो चीजों को बैलेंस किया, दो कॉन्ट्रास्ट चीजों को, कि चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हैं, क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स तो पता है बट साथ साथ हमने उन प्रॉब्लम्स पे काम कैसे किया, हमने ये भी अपने पैसेज में बता दिया। इन्फ्लुएंसिंग इट्स इकोनॉमी, डिप्लोमेसी एंड एनर्जी सिक्योरिटी. The long-term impact will depend on how the situation evolves and how India adapts to these changing global dynamics. This is how हम अपने ऐसे को फिनिश करते हैं। हमने इस ऐसे को अपने सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने इसको आगे बढ़ाया किसके साथ में, बॉडी पार्ट्स के साथ में, देन उसके बाद हमने बात की इसको कंक्लूड करने के बारे में। फॉर्मल लेटर भी मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। तो अगर हम एक फॉर्मल लेटर लिखे बैंक मैनेजर को कि आपको रिक्वेस्ट करना है कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट ड्यू है उसको इंक्रीज कर दिया जाए आपकी अपकमिंग इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, तो चलिए बात करते हैं। देखो हमने यहाँ पर लिखा सेंडर का एड्रेस, देन हमने यहाँ पर लिखी डेट, हमने यहाँ पर लिखा रेसिपिएंट का एड्रेस, फिर हमने यहाँ पर लिखा है अपना सब्जेक्ट, एंड देन हम आगे देखो सब्जेक्ट हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, इसे हमें कभी भी बड़ा करके लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर हम आते हैं सैल्यूटेशन पर, ये है हमारे लेटर का जो मेन बॉडी, जो हमारा मेन इश्यू है। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट एन इंक्रीज इन द क्रेडिट लिमिट on my credit card bearing account number this. I'm planning an international trip next month and a higher credit limit would assist me in managing my travel expenses more efficiently.
आगे हम बढ़ाते हैं, गिविंग माई कंसिस्टेंट पेमेंट रिकॉर्ड एंड लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन with your bank, I believe I am eligible for this facility. Last, I kindly request you to review my account and approve a suitable increase in my credit limit to support my financial needs during the trip. I would appreciate your swift action. यहाँ पे जो हम लास्ट में उनसे एक पोलाइटली डिमांड करें, एक रिक्वेस्ट हम यहाँ पर करें और एक पोलाइट टोन पर हम हमेशा अपने लेटर को छोड़ते हैं. Swift action on this matter as it would greatly ease my preparations for the trip. Please feel free to contact me on this number for any additional information or documentation required. Thank you for your time and consideration. I look forward to a positive response, and then your name and then signature, right? So closing and your signature. इसी तरीके से एक इनफॉर्मल लेटर भी देख लो. आप एक फ्रेंड को अपने बर्थडे पर इनवाइट कर रहे हो. सबसे पहले सेंडर का एड्रेस और इसके बाद में डेट. यहाँ पर रिसिपिएंट एड्रेस नहीं होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं होता है, सीधे सैल्यूटेशन डियर, फ्रेंड का नाम और आपका मैटर. I hope you are doing well. I'm thrilled to invite you to my birthday party on November 5th at my house. The celebration will kick off at 4 p.m. and it wouldn't be the same without you. We have a lot of fun activities planned, including games, music, and of course, delicious food. My mom is baking her famous chocolate cake, which everyone loves, and I can't wait for you to try it. After the game, we'll have a movie marathon featuring our favorite films, so come prepared for some laughter and fun. Please let me know if you can make it. It would mean so much to me to celebrate this a special day with my best friend. Looking forward to your reply. Best wishes and then your name. Your name should be only imaginary. No real names should be there. That's very, very important. आज के सेशन में मैंने आपको दिखाया है कि एग्जैक्टली क्या आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, क्या आपसे एक्सपेक्टेड है और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है. ये सेशंस आपको मिलेंगे आगे भी और मेरी जो अगली क्लास होगी वो होगी आपकी प्रॉपर एसे की स्ट्रैटेजी पर. तो हर एक क्लास को आपको देखना है, मस्ट वॉच है एंड आपको प्रैक्टिस भी करना है. मैंने आज आपको होमवर्क दिया है एआई के ऊपर, तो आप मुझे उसके 5 बेनिफिट्स लिखेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और साथ में बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा. आई सी यू अगेन. बाय बाय. टेक केयर. थैंक यू.